ब्रूसली से जब पूछा गया कि आपको किससे डर लगता है, तब उन्होंने कहा कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता है जिसने 10,000 किक की प्रैक्टिस एक एक बार की हो, बल्कि उससे डर लगता है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। क्या हम भी ऐसा ही नहीं कर रहे हैं? हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो एक सब्जेक्ट की 10 किताबें लेकर आते हैं और वो एक एक बार पढ़ते हैं, लेकिन उसके बजाय अगर हम एक ही किताब को 10 बार पढ़ें तो क्या हमारे एग्ज़ाम में फ़ायदा नहीं हो सकता है? क्या हमारी रिवीजन और पक्की नहीं हो सकती है? तो इस तरीके से अगर हम करते हैं, इस तरीके से स्पेसिफिक पढ़ाई अगर हम करते हैं तो हमें रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मयूर मोगरे और आज से हम करंट डेट के जो करंट अफेयर्स हैं वो शुरू कर रहे हैं। मतलब आज हम 11 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स जो है वो एमसीक्यूज़ देखेंगे, और जो बैकलॉग के एमसीक्यूज़ हैं वो आ ही रहे हैं, वो रोज़ आपके सामने आएंगे ही। उसी के साथ साथ जो करंट डेट के हैं वो भी आएंगे, क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट्स कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि जो करंट डेट के एमसीक्यूज़ है वो भी लेकर आइए। तो स्टडी IQ आपके साथ है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टडी IQ आपके साथ है। आप स्टडी IQ के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज खरीद सकते हो www.studiiq.com से, या फिर नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आते हैं तो आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी जो भी डाउट्स हो आप मैसेज कर सकते हो, और मेरे जो वीडियो अपडेट्स है वो भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है हैटियन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको सही स्टेटमेंट जो है वो देखना है कौन सा है। पहला आता है कि एक सक्सेसफुल एंटी स्लेवरी, मतलब जो स्लेवरी चलती थी उसके अगेंस्ट में, उसी के साथ साथ एंटी कॉलोनल इंसरेक्शन था। अब किसके द्वारा किया गया था? तो जो भी सेल्फ लिबरेटेड स्लेव्स है उन्होंने किया था फ्रेंच कॉलोनल रूल के अगेंस्ट में। अब कहाँ पर? तो इन सेंट डोमिंग। दूसरा आता है कि यह ऑकर होता है आइलैंड नेशन ऑफ क्यूबा में, और कल्मिनेट किया गया बाय ओवरथ्रोइंग ऑफ द बटिस्टा लेड ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट। वहाँ पर बटिस्टा लेड ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट थी, उसे ओवरथ्रो करके। और तीसरा आता है मिलिट्री के पास पावर थी, तो मिलिट्री से सिविलियन लीडरशिप के तरफ ट्रांसफ़र की गई पावर को, और ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसे चेंज किया गया ऑथोरिटेरियन रेजिम से टू मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी इन इक्वेडोर। तो ये हैटियन रिवॉल्यूशन किसके बारे में है ये आपको पहचानना है। तो देखिए, हैटी जो है ये एक कंट्री है और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फ्रेंच है। उसी के साथ साथ यहाँ पर 95% हमें जो ब्लैक है वो नज़र आते हैं, 5% मिक्स नज़र आते हैं और वाइट नज़र आते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है। वैसे ही अपर हाउस को सीनेट बोला जाता है, लोअर हाउस को चेंबर ऑफ डिप्यूटीज़ कहा जाता है, और इसे इंडिपेंडेंस 1 जनवरी 1804 को डिक्लेयर किया गया था। और रिकॉग्निशन जो है वो 17 अप्रैल 1825 को मिला। और अगर इसकी करेंसी देखते हैं तो वो है हैटियन गोरोडे, HTG। तो अब आपको इसका सही स्टेटमेंट जो है वो पता चली गया होगा। वो है फर्स्ट, यहाँ पर एंटी स्लेवरी जो है, और एंटी कॉलोनल इंसरेक्शन था सेल्फ लिबरेटेड स्लेव्स की तरफ से अगेंस्ट फ्रेंच कॉलोनल रूल, इसीलिए यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच बोली जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो हैटियन रिवॉल्यूशन ये सक्सेसफुल एंटी स्लेवरी एंटी कॉलोनल इंसरेक्शन था, जिनकी तरफ से सेल्फ लिबरेटेड स्लेव्स की तरफ से अगेंस्ट फ्रेंच कॉलोनल रूल सेंट डोमिंग में अगस्त 22-23 की रात को यहाँ पर जो अपराइजिंग है वो देखी गई थी। और वहाँ पर जो भी स्लेव ट्रेड चलता था उसे ख़त्म करने के लिए इसने बहुत बड़ा योगदान किया। अब यहाँ पर क्या होता था? स्लेवरी आपको पता होगा, स्लेव्स मतलब क्या है? वो बेचे जाते थे। तो मेन एंड वुमेन दोनों बेचे जाते थे एज अ स्लेवरी, और उन लोगों ने इस चीज़ के अगेंस्ट में, मतलब स्लेवरी सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट किया और फ्रीडम ऑब्टेन किया और हैती को इंडिपेंडेंस दिलाया। अब यहाँ पर ये जो रेबेलियन है इसने करीबियन कॉलोनल सिस्टम जो है इसको वीक कर दिया और स्लेवरी जो है उसे भी एबॉलिश कर दिया। दूसरा आता है रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में। आपको जो सही स्टेटमेंट है वो पहचानना है। तो रॉयल बंगाल टाइगर लिस्टेड किया गया है एज एंडेंजर्ड IUCN रेड लिस्ट में। अब मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है कि IUCN रेड लिस्ट में अलग अलग कैटेगरीज होती है, जैसे कि वल्नरेबल होता है, लीस्ट कंसर्न होता है, उसी के साथ साथ एंडेंजर्ड होता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड होता है और एक्सटिंक्ट होता है। तो ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है ये लिस्ट किया गया है एज एंडेंजर्ड IUCN रेड लिस्ट में,
दूसरा आता है कि ये नेशनल एनिमल है इंडिया और नेपाल दोनों का। अब देखिए जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, ये एंडेंजर्ड है IUCN रेड लिस्ट में। अब दूसरा जो स्टेटमेंट है नेशनल एनिमल, ये भारत का तो है ही लेकिन नेपाल का नहीं है। अब देखिए अब नेपाल से कोई कनेक्शन ही नहीं है क्योंकि ये वेस्ट बंगाल जो है, अब रॉयल बंगाल टाइगर है तो ऑब्वियसली बंगाल से इसका कोई ना कोई कनेक्शन रहेगा। अब बंगाल से कनेक्शन है तो ऑब्वियसली कि बंगाल जो है ज़्यादातर हमें बांग्लादेश के पास देखने को मिलता है, इसीलिए बांग्लादेश जो है उसका ये नेशनल एनिमल है। तो इंडिया और बांग्लादेश का नेशनल एनिमल है, उसी के साथ साथ एंडेंजर्ड है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट कौन सा रहेगा? ए स्टेटमेंट सही रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एंडेंजर्ड है IUCN रेड लिस्ट में सिंस 2008 और 2500 तक हमारे पास जो इनके एस्टिमेट है वो आए थे 2011 में, और ये नेशनल एनिमल है इंडिया और बांग्लादेश का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। दूसरा है कि ये लोकेटेड है साउथ बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। तीसरा आता है कि लोकेटेड है वेस्ट बैंक ऑफ कावेरी रिवर। और लास्ट आता है कि लोकेटेड है ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ चिल्का लेक। अब देखिए ओरंग नेशनल पार्क, ये अगर आपको पता होगा कि कौन से स्टेट में है तो अपने आप आपको इस सवाल का जवाब आ जाएगा। क्योंकि देखिए हम याद सिर्फ यही करते हैं कि ये जो नेशनल पार्क है ये स्टेट में है, ये नेशनल पार्क ये स्टेट में है, लेकिन हमें उनकी लोकेशन भी पता रहनी चाहिए कि कौन से रिवर के पास है। क्योंकि ये तो खैर ये मैंने इजी क्वेश्चन डाला है क्योंकि ये इस तरीके का पहला ही क्वेश्चन है, जो लेवल है मैं क्वेश्चन की इस तरीके से बढ़ाते जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब वो आउटडेटेड हो गया है कि इस स्टेट में ये नेशनल पार्क है, मैच द पेयर करो, ये सब अब आउटडेटेड हो गया है। अब पूछेंगे कि आपको कौन से रिवर के बैंक पर है, नॉर्थ बैंक, साउथ बैंक, वेस्ट बैंक, ईस्ट बैंक, तो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो पहला जो स्टेटमेंट है ब्रह्मपुत्रा रिवर, दूसरा है नर्मदा रिवर, तीसरा है कावेरी रिवर और चौथा है चिल्का लेक। तो ओरंग नेशनल पार्क अगर आपको पता होगा कहाँ पर है तो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? आसाम में देखने को मिलता है। अब जब ये आसाम में है तो ऑब्वियस है कि कावेरी रिवर जो है तो साउथ में है, इसलिए इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो गलत हो जाएगा। चिल्का लेक ये उड़ीसा में हमें देखने को मिलता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब आपको कन्फ्यूजन नर्मदा रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर में हो सकता है, लेकिन अगर आपको पता है नर्मदा रिवर की लोकेशन तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी सीधे तरीके से गलत है। सही जवाब है ए। अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको सही स्टेटमेंट पहचानना है काय के बारे में? द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, मतलब ट्राइफेड के बारे में। ये एक नेशनल लेवल अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फंक्शन करती है अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। दूसरा यहाँ पर आता है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है ट्राइफेड का, वो ये है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए ट्राइबल लोगों का हमारे देश में। अब किस तरीके से? मार्केटिंग डेवलपमेंट ट्राइबल प्रोडक्ट्स की, मतलब जो भी हमारे ट्राइबल प्रोडक्ट्स है उसकी प्रॉपर तरीके से अगर मार्केटिंग होती है तो अपने आप सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उनका हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है इससे ही पता चलता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन है, तो पहला स्टेटमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर सही रहेगा। दूसरा यहाँ पर हमें मार्केटिंग भी देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली कि मार्केटिंग डेवलपमेंट से भी होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। जवाब रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ट्राइफेड जो है ये एग्जिस्टेंस में आया था 1987 में। ये एक नेशनल लेवल अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने रजिस्टर किया है हेड ऑफिस जो कि न्यू दिल्ली में है, और इनके 13 रीजनल ऑफिसेस है जो कि वेरियस प्लेसेस पे है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है ट्राइफेड का? कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ट्राइबल लोगों का वो होना चाहिए हमारे देश में। किस तरीके से? तो मार्केटिंग डेवलपमेंट के तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है रिगार्डिंग नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA। इसके बारे में आपको सही स्टेटमेंट जो है वो पहचानना है। अब देखिए UPSC का ये ट्रेंड रहा है कि कोई भी बॉडी अगर न्यूज़ में रहती है तो उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये काफ़ी न्यूज़ में थी, तो इसके बारे में मैं क्वेश्चन डालने वाला हूँ। उसी तरीके से अलग अलग बॉडीज़ जो होती है, आयकार है, अलग अलग जो बॉडीज़ हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको जितनी भी अथॉरिटीज़ है, जितनी भी बॉडीज़ है उनके बारे में पता रहना चाहिए। लेकिन आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन क्वेश्चंस में सारी बॉडीज़ जो है वो भी इंक्लूड कर दूंगा, जिससे कि आपकी पूरी रिवीजन भी हो जाए और जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं UPSC में हमारे वो भी कवर हो जाए। तो यहाँ पर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। दूसरा आता है कि डिसाइड करते हैं एसेंशियल मेडिसिन जो कि सेटिस्फाई करते हैं प्रायोरिटी हेल्थ केयर जो हमारे कंट्री की पॉपुलेशन को चाहिए। तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो है वो गलत आता है क्योंकि यहाँ पर सीलिंग प्राइस जो है वो फिक्स करती है और ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1997 में।
तो यहाँ पर इसका जवाब क्या रहेगा, ए ओनली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1997 में। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स एंड इंश्योर अवेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेडिसिन। देखिए इसमें दो चीज़ें आ रही है, हम पढ़ने में एकदम ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुश्किल जाती है। तो यहाँ पर NPPA इसके दो कौन कौन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स जो है वो ये देखती है, उसी के साथ साथ अवेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी जो है वो भी देखती है। उसी के साथ साथ ये फिक्स करती है सीलिंग प्राइस एसेंशियल मेडिसिन की ऑफ शेड्यूल 1 अंडर DPCO 2013। नेक्स्ट यहाँ पर आता है डिफेंस ऑफसेट गाइडलाइंस जो है उसके बारे में आपको इनवैलिड स्टेटमेंट पहचानना है। देखिए वैलिड पूछा गया, इनवैलिड पूछा गया, करेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया, ये आपको पता रहना चाहिए। पहला यहाँ पर आता है कि एज पर डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी फॉरेन कंपनी जो है जो भी इन्वेस्ट करती है 300 करोड़ से ज़्यादा भारत में, उन्हें एटलीस्ट 30% टोटल वैल्यू जो है वो बाय करना पड़ता है लोकली। दूसरा आता है कि फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर OEM ये बाउंड है कि गवर्नमेंट रिकमेंडेड इंडियन कंपनीज को ही सिलेक्ट करना चाहिए ऑफसेट पार्टनर। अब देखिए ऑफसेट क्लॉज क्या होता है, मैं आपको एकदम लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। यहाँ पर है ट्रम्प और यहाँ पर है मोदी जी। तो अब क्या हो रहा है, मोदी जी ने ट्रम्प से अगर कोई चीज़ खरीदी है, हार्ली डेविडसन खरीदी है, अब ये हार्ली डेविडसन जो है ये इसकी कीमत अगर है 1 करोड़ रुपीज़, तो अब क्या होगा कि इसका 50% जो है ट्रम्प को 50% इसका जो पैसा है मतलब कितना 50 लाख रुपीज़ ये भारत की किसी कंपनी में ही निवेश करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको एकदम लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। और यहाँ पर ट्रम्प अपने हिसाब से जो कंपनीज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी बोलेंगे कि ये कंपनी जो है इसमें ही तुम निवेश करो। तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही हो जाता है, दूसरा गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाउंड नहीं है सरकार ने जो कंपनीज बोली है उसी के। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है PIB इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर हम जो इन्फॉर्मेशन है वो देखेंगे डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी के फॉरेन कंपनी को जो भी इन्वेस्ट करती है 300 करोड़ से ज़्यादा, उन्हें 30% एटलीस्ट 30% तो टोटल वैल्यू जो है सप्लाई लोकली लेना चाहिए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर R&D वगैरह जो होता है उसमें निवेश करना चाहिए, और बाउंड नहीं होता है कि किस कंपनी में करना है। इसीलिए जो पूरा अपने राफेल डील का जो मुद्दा है जो ऊपर आया है वही सुना होगा कि राहुल गांधी साहब जो है वो बोल रहे हैं कि मोदी जी ने जो अंबानी है अनिल अंबानी उन्हें पूरा फ़ायदा पहुंचाया है 30 करोड़ तक का, लेकिन भारत सरकार यही कह रही है कि हमने उनको जो डसॉल कंपनी है उन्हें नहीं कहा है कि किस कंपनी में निवेश करना है, वो उनके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट इन राफेल डील नीड टू बी स्टडीड। नेक्स्ट यहाँ पर आता है करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है टोटल रिवॉल्यूशन। तो ये स्टार्ट किया गया था बाय दीनदयाल उपाध्याय। दूसरा आता है कि ये कॉम्बिनेशन है सेवरल रिवॉल्यूशंस का जिन्होंने हमारे सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस लाए हैं, विच इज़ इन ट्यून विद द आइडियल्स ऑफ सर्वोदय। तो यहाँ पर देखिए दीनदयाल उपाध्याय का नहीं है, जयप्रकाश उनका है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, जवाब रहेगा B2 ओनली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जयप्रकाश नारायण के जो कंसेप्ट है ये हमें देखने को मिलते हैं। टोटल रिवॉल्यूशन कॉम्बिनेशन है 7 रिवॉल्यूशंस का, मतलब पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, आइडियोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, एजुकेशनल एंड स्पिरिचुअल। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से टोटल रिवॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है उसके बारे में आपको सही स्टेटमेंट यहाँ पर पहचानना है। स्टाइल ऑफ पेंटिंग वेरी सिमिलर टू बुंडी स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो स्कूल ऑफ पेंटिंग है ये एक स्टाइल ऐसी है जो कि सिमिलर है बुंडी स्कूल ऑफ पेंटिंग के। दूसरा यहाँ पर आता है ये मिनीचर पेंटिंग स्टाइल है, और तीसरा आता है जंगल्स और हंटिंग जो है ये मोस्ट प्रीफर्ड थीम है इस पेंटिंग के। तो अब आपको ये स्कूल जो है पेंटिंग की वो पहचानना है। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है कोटा स्कूल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है ये वेरी मच बुंडी स्टाइल टाइप की है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लेट 18 to 19 सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है थीम ऑफ टाइगर, बियर हंट, ये बहुत पॉपुलर है कोटा में। और कोटा पेंटिंग जो है ये ऑक्यूपाइड की जाती है, जो भी स्पेस होती है उसमें वो हिली जंगल ये सबसे मतलब यूनिक चार्म जो है उसमें आता है। तो इसलिए इसका सही जवाब जो है वो है कोटा स्टाइल। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। रोज़ 2 जो बैकलॉग के MCQs है वो आएंगे और रोज़ 1 जो करंट डेटेड है वो आएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।